नमस्ते। कभी सोचा है कि इतना बड़ा अरबों लोगों का देश आखिर एक सिस्टम में बंद कर चलता कैसे है? इसका जवाब पता है कहाँ है? एक किताब में, हमारे भारत के संविधान में। तो आज चलिए इसी सरकारी ब्लूप्रिंट को थोड़ा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि हमारा देश असल में काम कैसे करता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, देश चलता कैसे है? भाई, कौन है वो लोग जो सारे नियम कानून बनाते हैं? कौन है जो उन्हें लागू करवाता है? और कौन है वो जो ये देखता है कि सब कुछ ठीक ठाक कायदे से हो रहा है या नहीं? इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक जगह मिलता है, और वो है हमारा संविधान। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। देखिए, कोई भी बड़ी इमारत बनाने से पहले उसकी नींव रखी जाती है ना? उसका एक विजन तैयार होता है। बिल्कुल वैसे ही हमारा संविधान सरकार की मशीनरी बनाने से पहले कुछ उसूल, कुछ सिद्धांत तय करता है। असल में यही सिद्धांत हमारे देश का विजन है कि हम एक राष्ट्र के तौर पर क्या हासिल करना चाहते हैं। ये सिर्फ लिखे हुए नियम नहीं है। नहीं, ये तो हमारे देश के सपने हैं, हमारी आकांक्षाएं हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा भारत जहां हर काम करने वाले को सही मेहनताना मिले, हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा का हक हो, हमारी हेल्थ सर्विसेज अच्छी हों, कोर्ट्स बिल्कुल आज़ाद होकर काम करें, और दुनिया में हम शांति का पैगाम दें। इन्हीं बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तो ये पूरी सरकारी मशीनरी बनाई गई है। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कैसे होंगे? बस यहीं पर हमारा संविधान अपना असली कमाल दिखाता है। ये सरकार को 3 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर खड़ा करता है। ये तीनों एक दूसरे को बैलेंस करते हुए देश को चलाते हैं। तो पहला स्तंभ है कार्यपालिका, जिसे हम दी एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। इनका सीधा सा काम है, जो भी कानून संसद बनाए उन्हें जमीन पर लागू करना और देश का रोजमर्रा का कामकाज देखना। आप इसे सरकार का इंजन समझ सकते हैं, जो देश की गाड़ी को असल में आगे बढ़ाता है। अच्छा, इसको और आसान भाषा में समझते हैं। विधायिका यानी हमारी संसद वो जगह है जहां देश के लिए नियम बनते हैं, और कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति और सारे मंत्री शामिल होते हैं, वो उन नियमों को असलियत में बदलते हैं। तो एक तरह से एक आर्किटेक्ट है तो दूसरा इंजीनियर, एक नक्शा बनाता है, दूसरा उस पर इमारत खड़ी करता है। अब कार्यपालिका के जो मुखिया हैं यानी हमारे राष्ट्रपति, उनके पास बहुत अहम शक्तियां होती हैं। जैसे अनुच्छेद 72 के तहत वो किसी की सजा माफ कर सकते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत जब संसद नहीं चल रही हो तब भी वो अस्थायी कानून यानी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और हाँ, सरकार के सबसे बड़े वकील महान्यायवादी को भी वही नियुक्त करते हैं। चलिए अब आते हैं सरकार के दूसरे पिलर पर। यह है हमारी संसद यानी विधायिका। इसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, और सही भी है, क्योंकि यहीं पर बहस होती है, कानून बनते हैं और एक तरह से देश का भविष्य तय होता है। हमारी संसद के 2 हिस्से हैं, 2 सदन। एक है लोकसभा यानी लोगों का सदन। इसके सदस्य हर 5 साल में सीधे हम और आप जैसे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। और दूसरा है राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद। ये एक परमानेंट हाउस है जो कभी भंग नहीं होता और राज्यों के हक की बात करता है। ये जो 2 लेवल का सिस्टम है ना, ये पक्का करता है कि हर कानून पर 2 बार और अलग-अलग नजरिए से सोचा जाए। संसद की शक्तियों में एक बहुत खास चीज है धन विधेयक या मनी बिल। अनुच्छेद 110 इसके बारे में बताता है। मतलब देश के पैसे रुपए से जुड़े जितने भी मामले हैं उन पर कानून बनाने का ज्यादा अधिकार लोकसभा के पास है। क्यों? क्योंकि वही तो जनता के सीधे प्रतिनिधि हैं। इसीलिए ऐसे बिल सिर्फ लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं। और अब बारी है तीसरे और शायद सबसे अहम स्तंभ की, न्यायपालिका। ये एक अंपायर की तरह है। इसका काम ये देखना है कि सरकार के बाकी दोनों अंग यानी कार्यपालिका और विधायिका संविधान के बनाए नियमों के अंदर रहकर ही अपना खेल खेलें। सही मायनों में ये हमारे संविधान की आखिरी रक्षक है। अनुच्छेद 141 की ये एक लाइन न्यायपालिका की ताकत को साफ साफ बता देती है। इसका सीधा मतलब है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। देश की हर अदालत को वो फैसला मानना ही पड़ेगा। यही वो उसूल है जो भारत में कानून के राज को कायम रखता है। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां बहुत बड़ी हैं। वो अपने ही दिए गए फैसलों को दोबारा जांच सकता है, जिसे रिव्यू कहते हैं। वो एक अभिलेख न्यायालय है
जिसका मतलब है कि उसके फैसले अपने आप में एक कानून बन जाते हैं, जिनका इस्तेमाल दूसरे केस में होता है। और तो और, वो देश की किसी भी अदालत के किसी भी मामले को अपने पास सुनवाई के लिए बुला सकता है। लेकिन भारत सिर्फ दिल्ली से तो नहीं चलता। हमारा संविधान इसी सेंट्रल स्ट्रक्चर की एक छोटी कॉपी राज्यों और लोकल लेवल पर भी तैयार करता है, ताकि शासन और लोकतंत्र देश के हर कोने और हर इंसान तक पहुंच सके। जरा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के इस बैलेंस को देखिए, कितना कमाल का है। जो सजा माफ करने की शक्ति या अध्यादेश जारी करने की शक्ति सेंटर में राष्ट्रपति के पास है, लगभग वैसी ही शक्तियां राज्यों में राज्यपाल को दी गई हैं। यही तो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की यानी संघीय ढांचे की असली खूबसूरती है। और शासन का ये बंटवारा और भी नीचे तक जाता है। राज्यों में हाई कोर्ट से लेकर जिलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक, और फिर गांवों की अपनी सरकारें यानी ग्राम सभा और पंचायतें। ये पूरा सिस्टम दिखाता है कि हमारा संविधान लोकतंत्र को बिल्कुल जमीनी स्तर पर, ग्रासरूट लेवल पर मजबूत करने में यकीन रखता है। तो हमने सरकार के इन तीनों पिलर्स मतलब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को समझा, और ये भी देखा कि ये सिस्टम सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि केंद्र से लेकर एक एक गांव तक कैसे फैला हुआ है। पर एक आखिरी सवाल, शक्तियों का ये इतना मुश्किल सा बंटवारा, ये बैलेंस, ये जरूरी क्यों है? सोचिए जरा, क्या हो अगर सारी की सारी पावर किसी एक ही के हाथ में आ जाए? ये सवाल हमारे लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा है। सोचिएगा जरूर।